आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं रवि जायसवाल और आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल रेजिलिएंट ट्रेडर रवि में और साथ ही साथ इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग NISM सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट के चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल है टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी एंड डेट मार्केट्स, इसके रिगार्डिंग कुछ MCQs की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग आज का अपना प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न कुछ इस तरीके से है, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटीज इन टर्म्स ऑफ कैपिटल रीपेमेंट। यदि हम लोग कैपिटल रीपेमेंट के आधार पे बात करें तो इक्विटी में और डेट में मेन डिफरेंस क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है, इक्विटी मस्ट बी रीपेड आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम वाइल डेट डज नॉट। यानी कि जो इक्विटी कैपिटल होता है, इक्विटी के मदद से, इक्विटी के माध्यम से जो कैपिटल की कलेक्शन की जाती है उसे एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रीपे करना होता है, रिटर्न करना होता है, जबकि डेट के साथ ऐसी बात नहीं है। दूसरा विकल्प दिया गया है, डेट मस्ट बी रीपेड आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम वाइल इक्विटी डज नॉट। यानी कि डेट की मदद से जो कैपिटल रेज किया जाता है उसे एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रीपे करने की आवश्यकता होती है, जबकि इक्विटी के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। ऑप्शन सी है, बोथ इक्विटी एंड डेट मस्ट बी रीपेड एट मैच्योरिटी। चाहे इक्विटी हो चाहे डेट हो, दोनों को ही मैच्योरिटी के टाइम पे रीपे करने की आवश्यकता होती है। और ऑप्शन डी दिया गया है, नाइदर इक्विटी नॉर डेट रिक्वायर्स रीपेमेंट। ना ही इक्विटी के केस में ना ही डेट के केस में रीपेमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डेट के माध्यम से जो कैपिटल कलेक्ट किया जाता है उस कैपिटल को एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, जिसे हम लोग मैच्योरिटी कहते हैं, रीपेमेंट करने की आवश्यकता होती है, लेकिन इक्विटी के साथ ऐसा कोई मैटर नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है और आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन बी हाईलाइट भी हो चुका है सही उत्तर के रूप में। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर्स। जो इक्विटी इन्वेस्टर होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है, दे रिसीव अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। इक्विटी इन्वेस्टर को फिक्स रेट ऑफ रिटर्न तो नहीं मिलता है। दूसरा विकल्प दिया गया है, दे आर लेंडर्स टू द बिजनेस। यानी कि वो बिजनेस के लिए लेंडर होते हैं, ऋणदाता होते हैं। यह बात भी गलत है। जो इक्विटी इन्वेस्टर होते हैं वो ऋण नहीं देते हैं, वो डेट इन्वेस्टर्स होते हैं, बॉन्ड इन्वेस्टर्स होते हैं। ऑप्शन सी दिया गया है, दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। ये एक सही ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जो इक्विटी के इन्वेस्टर होते हैं वो बिजनेस के पार्ट ऑनर होते हैं, किसी कंपनी के पार्ट ऑनर होते हैं, तो वो कंपनी के बिजनेस में, उसके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और ऑप्शन डी दिया गया है, देयर क्लेम इज लिमिटेड टू पीरियोडिक कूपन्स एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट। यह फैक्टर भी गलत है, यह ऑप्शन सही नहीं है। इक्विटी इन्वेस्टर्स को कोई भी पीरियोडिक कूपन नहीं मिलता है और प्रिंसिपल रीपेमेंट की भी कोई गारंटी यहाँ पे नहीं होती है। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर, चार विकल्प दिए गए हैं और इसमें से जो सबसे सुटेबल आंसर है वो है ऑप्शन सी, कि इक्विटी इन्वेस्टर किसी भी बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। और आपकी स्क्रीन पे सही उत्तर ऑप्शन सी हाईलाइट हो चुका है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 है, वाई इज इक्विटी कंसिडर्ड अ रिस्कियर इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू डेट। यानी इक्विटी को डेट के कंपैरिजन में रिस्कियर इन्वेस्टमेंट, रिस्कियर एसेट क्यों माना जाता है। पहला विकल्प है, बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टर्स रिसीव फिक्स्ड रिटर्न्स। अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग देखे थे कि जो इक्विटी के इन्वेस्टर हैं उन्हें किसी भी प्रकार का फिक्स रिटर्न नहीं मिलता है। ऑप्शन बी है, बिकॉज इक्विटी वैल्यू फ्लक्चुएट्स बेस्ड ऑन बिजनेस परफॉर्मेंस। यह बात सही है कि बिजनेस के परफॉर्मेंस पे शेयर का प्राइस इक्विटी की वैल्यू डिपेंड करती है। बिजनेस यदि अप जा रहा है तो आपको शेयर प्राइस भी अप जाता हुआ दिखेगा। बिजनेस यदि डाउन जा रहा है तो आप देखेंगे कि शेयर का प्राइस भी डाउन हो रहा है। तो ये सही उत्तर हो सकता है। बाकी ऑप्शंस को आइए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन सी दिया गया है, बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव ऑनरशिप राइट्स। यह तो स्टेटमेंट ही गलत है।
जो इक्विटी इन्वेस्टर होते हैं उनमें कंपनी में, बिजनेस में ऑनरशिप राइट होते हैं, भले ही पार्शियली हो लेकिन होते हैं। ऑप्शन डी दिया गया है बिकॉज रिटर्न्स फ्रॉम डेट आर मोर देन इक्विटी। जो डेट इंस्ट्रूमेंट हैं उनके रिटर्न इक्विटी से ज़्यादा होते हैं। तो यह बात भी पूर्णतः सत्य नहीं है। हिस्ट्री को यदि उठा के देखा जाए तो जो इक्विटी है उसने स्टेलर रिटर्न दिए हैं। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है कि इक्विटी को रिस्कियर इन्वेस्टमेंट क्यों माना जाता है डेट के कंपैरिजन में, 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि इक्विटी की जो वैल्यू है वो बिजनेस के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करती रहती है। और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे सही उत्तर बी हाईलाइट हो चुका है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन्स इफ अ बिजनेस अर्न्स अ रिटर्न हायर देन इट्स बोरोइंग कॉस्ट ऑन डेट। यानी कि यदि किसी बिजनेस ने, किसी कंपनी ने लोन लिया हुआ है और जो इंटरेस्ट रेट है उससे ज़्यादा अगर अर्निंग हो जाती है तो वो जो एक्स्ट्रा अर्निंग है उसका क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला विकल्प है द एक्सेस रिटर्न गोज टू डेट इन्वेस्टर्स, यानी कि जो कंपनी ने एक्स्ट्रा प्रॉफिट किया है, एक्स्ट्रा अर्निंग किया है, वो डेट इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ऑप्शन बी है द एक्सेस रिटर्न बेनिफिट्स इक्विटी इन्वेस्टर्स, जो एक्सेस रिटर्न है उससे इक्विटी इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होता है। ये सही उत्तर हो सकता है। एक्सेस रिटर्न को डेट इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। जो डेट इन्वेस्टर्स होते हैं उनका एक फिक्स्ड रीपेमेंट साइकिल होता है, इंटरेस्ट पेमेंट होता है, बस वहीं पे किया जाता है। ऑप्शन सी दिया गया है द एक्सेस रिटर्न इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन डेट एंड इक्विटी इन्वेस्टर्स। यह बात भी सही नहीं है। जो डेट इन्वेस्टर्स हैं उन्हें बस अपना इंटरेस्ट पेमेंट मिलना है और मैच्योरिटी पे अपना प्रिंसिपल रीपेमेंट मिलना है विथ इंटरेस्ट। ऑप्शन डी दिया गया है द एक्सेस रिटर्न इज रिटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। यह कथन भी सत्य नहीं है। गवर्नमेंट बस इंटरेस्ट के बिहाफ पे टैक्स लेती है, सारा का सारा एक्सेस रिटर्न नहीं रखती है। तो प्रश्न पूछा गया था कि अगर कोई कंपनी लोन ली हुई है और जो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, जो इंटरेस्ट रेट है, उससे अगर एक्सेस अर्निंग कर लेती है तो वो एक्सेस अर्निंग का क्या किया जाता है, उससे किसे बेनिफिट होता है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें सबसे सुटेबल आंसर है, सही आंसर है ऑप्शन बी, द एक्सेस रिटर्न बेनिफिट्स इक्विटी इन्वेस्टर्स। और आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे सही उत्तर ऑप्शन बी को हाईलाइट किया जा चुका है। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 5 है विच टाइप ऑफ इन्वेस्टर प्रेफर्स डेट सिक्योरिटीज। किस तरह के इन्वेस्टर डेट सिक्योरिटी में, डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। ऑप्शन ए है इन्वेस्टर सीकिंग हाई ग्रोथ एंड विलिंग टू टेक रिस्क। ऐसे इन्वेस्टर जो अपने इन्वेस्टमेंट से हाई रिटर्न, हाई ग्रोथ की उम्मीद रखे हुए हैं और रिस्क लेने की क्षमता उनके पास है, रिस्क लेना चाहते हैं। तो डेट सिक्योरिटीज को ऐसे लोग तो प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट में जो रिटर्न है वो फिक्स होता है और वहाँ पे रिस्क भी थोड़ा सा लोअर साइड पे होता है। तो ये कथन तो सूट नहीं करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो ऑप्शन बी है उसे देखते हैं, इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर स्टेबल इनकम विथ लोअर रिस्क। ऐसे इन्वेस्टर जो लो रिस्क लेना चाहते हैं और स्टेबल इनकम की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए डेट सिक्योरिटी सुटेबल हो सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी और डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है इन्वेस्टर्स हु वांट ऑनरशिप कंट्रोल इन द बिजनेस। तो जिन्हें बिजनेस में ऑनरशिप कंट्रोल चाहिए उन्हें इक्विटी में इन्वेस्ट करना होगा। ऑप्शन डी है इन्वेस्टर्स हु डू नॉट एक्सपेक्ट एनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऐसा तो कोई इन्वेस्टर नहीं होगा जो यह उम्मीद करके बैठा होगा कि मुझे अपने इन्वेस्टमेंट में कोई रिटर्न ही ना मिले। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डेट सिक्योरिटी कौन से इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं, तो ऐसे इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं जो उम्मीद करते हैं स्टेबल इनकम की और साथ ही साथ उन्हें रिस्क भी लोअर साइड पे चाहिए होता है। रिस्क कहने का मतलब है पैसा डूबने का रिस्क, प्रिंसिपल अमाउंट के डूबने का रिस्क। अब आइए आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज अ की एडवांटेज ऑफ डेट सिक्योरिटीज ओवर इक्विटी सिक्योरिटीज। डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के क्या एडवांटेज हैं इक्विटी सिक्योरिटी से अगर कंपेयर किया जाए तो पहला विकल्प दिया गया है पोटेंशियल फॉर अनलिमिटेड रिटर्न्स। ये तो सही नहीं है। बार बार हम लोग इस बात को रिपीट कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि डेट सिक्योरिटी में फिक्स इनकम होता है
वहाँ पे अनलिमिटेड रिटर्न नहीं होता है। अनलिमिटेड रिटर्न की एक्सपेक्टेशन हम लोग इक्विटी से कर सकते हैं कि इसमें बिगर रिटर्न, मल्टी बैगर रिटर्न बन सकते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट। ये सही विकल्प है कि जो लोग भी डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें टाइमली कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी मिलता रहता है और मैच्योरिटी पे उनका प्रिंसिपल भी उन्हें वापस कर दिया जाता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो सकता है। सी और डी को देखते हैं। ऑप्शन सी है ऑनरशिप राइट्स इन द बिजनेस, डेट सिक्योरिटी में ऑनरशिप राइट नहीं मिलते हैं। ऑप्शन डी है हायर कैपिटल एप्रिसिएशन, इसकी भी गुंजाइश कम ही होती है डेट में क्योंकि वहाँ पे आपका रिटर्न फिक्स है। तो प्रश्न पूछा गया था कि डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के क्या एडवांटेज हैं यदि इक्विटी से हम लोग कंपेयर करें तो ऑप्शन बी इज़ द मोस्ट सुटेबल आंसर कि डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने पे आपको फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है और साथ ही साथ प्रिंसिपल का भी रीपेमेंट मिल जाता है। आपकी स्क्रीन पे सही उत्तर ऑप्शन बी को हाईलाइट किया जा चुका है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है शेयर्स कैन ओनली बी इशूड एट देयर फेस वैल्यू एंड नॉट अ प्रीमियम और डिस्काउंट। यानी शेयर जब इशू किए जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू पे ही इशू किए जा सकते हैं, ना ही उन्हें प्रीमियम पे और ना ही उन्हें डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, प्रीमियम पे इशू करने का मतलब है कि फेस वैल्यू से कुछ एक्स्ट्रा प्राइस, फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस, और डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब है कि फेस वैल्यू से कम प्राइस, उससे माइनस में। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी कंपनी शेयर इशू कर रही है उसकी मर्जी है, वो अपनी कंपनी को कैसे वैल्यू करती है और क्या प्राइस सेट करती है। तो अगर उन्हें लगता है कि फेस वैल्यू के इक्वल ही हमें इशू प्राइस पे लाना है, आईपीओ अपना शेयर इशू करना है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। प्रीमियम पे चाहें तो प्रीमियम पे ला सकते हैं या फिर डिस्काउंट पे चाहें तो डिस्काउंट पे ला सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है कि शेयर सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू पे ही इशू किए जा सकते हैं, उन्हें ना ही प्रीमियम पे और ना ही डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, ये जो कथन दिया गया है ये फॉल्स है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आपकी स्क्रीन पे सही उत्तर को हाईलाइट किया जा चुका है, आप देख सकते हैं। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 8 भी ट्रू फॉल्स टाइप है। पूछा जा रहा है द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर चेंजेज फ्रीक्वेंटली बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस। यानी कि मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, मार्केट कंडीशंस फेवरेबल हैं तो फेस वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, मार्केट कंडीशंस निगेटिव हैं, अनफेवरेबल हैं तो फेस वैल्यू घट जाएगा। तो यह कथन असत्य है। जो फेस वैल्यू है वो स्थिर रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। जब तक कंपनी कोई सूटेबल कॉरपोरेट एक्शन को एक्सरसाइज नहीं करती है तब तक फेस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। और फेस वैल्यू का मार्केट कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है, शेयर के प्राइस का लेना देना होता है मार्केट के कंडीशन से। तो अगेन ये भी जो प्रश्न पूछा गया है ये भी फॉल्स है। तो इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन बी हाईलाइट किया जा चुका है जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है हाउ इज द इक्विटी कैपिटल ऑफ अ कंपनी कैलकुलेटेड। किसी भी कंपनी का यदि आप इक्विटी कैपिटल फाइंड आउट करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, आइए देखते हैं। पहला दिया गया है बाई मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स बाई देयर मार्केट प्राइस। किसी भी कंपनी के जितने भी नंबर ऑफ शेयर हैं यदि उन्हें मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन मिलता है। लेकिन हमें यहाँ पे मार्केट कैपिटल नहीं निकालना है, हमें यहाँ पे इक्विटी कैपिटल निकालना है। तो ये जो ऑप्शन ए दिया गया है आधा सही है, नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन मार्केट प्राइस से नहीं बल्कि हम लोग शेयर की फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है बाई मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स बाई देयर फेस वैल्यू, यह इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी और डी को भी देखते हैं। बाई एडिंग द फेस वैल्यू एंड प्रीमियम ऑन शेयर्स, यानी कि शेयर की फेस वैल्यू को और जिस प्राइस पे जितने प्रीमियम पे शेयर को इशू किया जा रहा है उनको ऐड करके इक्विटी कैपिटल निकाला जाता है। यह भी रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन डी दिया गया है बाई सबट्रैक्टिंग द डिस्काउंट फ्रॉम द मार्केट प्राइस, यह भी एक रॉन्ग ऑप्शन दिया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इक्विटी कैपिटल निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ शेयर को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और सही उत्तर आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट हो चुका है। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 10 पूछा जा रहा है
व्हाट हैपन्स टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इफ अ कंपनी स्प्लिट्स वन शेयर इंटू 5, यानी कि यदि कोई कंपनी शेयर स्प्लिट कर रही है 1:5 के रेशियो में, एक शेयर को 5 टुकड़ों में बांटा जा रहा है। स्प्लिट करना एक कॉर्पोरेट एक्शन है और कंपनियां ऐसा करती हैं कि शेयर को कुछ टुकड़ों में डिवाइड करती हैं। वैसे सुनने में अजीब लग सकता है कि शेयर क्यों स्प्लिट किया जा रहा है, क्यों टुकड़ों में विभाजित किया जा रहा है। अलग अलग रीजन्स होते हैं। मेन रीजन होता है कि कंपनी ये जो शेयर्स हैं उनकी लिक्विडिटी बढ़ाई जाए, नए नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाए। तो अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को स्प्लिट कर रही है 1:5 के रेशियो में, तो उसके फेस वैल्यू पे क्या असर होगा ये हमें बताना है। तो फेस वैल्यू भी 1/5 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। पहले कोई शेयर मान लीजिए 10 रुपए की फेस वैल्यू का था और आपने अब उसे 5 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, तो हर टुकड़े की अब जो फेस वैल्यू हो जाएगी वो 2 रुपए हो जाएगी। तो शेयर को 5 टाइम्स किया गया, तो शेयर का फेस वैल्यू होगा वो 1/5 हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। तो ऑप्शन ए दिया गया है द फेस वैल्यू इंक्रीजेज 5 टाइम्स। यह ऑप्शन तो गलत है। स्प्लिट के केस में शेयर की फेस वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है। हाँ, अगर कंपनी रिवर्स स्प्लिट कर रही होती तो फेस वैल्यू इंक्रीज हो सकता था। तो ये ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन बी दिया गया है द फेस वैल्यू रिमेन्स द सेम। बिल्कुल नहीं, स्प्लिट के केस में शेयर की फेस वैल्यू चेंज हो जाती है। ऑप्शन सी दिया गया है द फेस वैल्यू रिड्यूसेज टू 1/5। ये सही आंसर है कि जब शेयर को 1:5 में स्प्लिट किया जा रहा है तो शेयर की फेस वैल्यू भी 1/5 तक रिड्यूस हो जाएगी। ऑप्शन डी दिया गया है द फेस वैल्यू बिकम्स 0। यह भी गलत आंसर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। और आप देखिए आपकी स्क्रीन पे इसका सही उत्तर हाईलाइट किया जा चुका है कि यदि कोई कंपनी किसी शेयर को 5 टुकड़ों में स्प्लिट करती है तो उसका फेस वैल्यू 1/5 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछा जा रहा है इफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी ट्रेडिंग एट INR 400 विथ अ फेस वैल्यू ऑफ ₹5। कोई कंपनी है, उसके शेयर का मार्केट में प्राइस चल रहा है 400 रुपये और उस शेयर का फेस वैल्यू है ₹5 और वो कंपनी डिक्लेयर्स अ 20% डिविडेंड, 20% का डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है। हाउ मच डिविडेंड पर शेयर विल एन इन्वेस्टर रिसीव। तो जिस भी इन्वेस्टर ने इस कंपनी का शेयर खरीद रखा है उसे प्रति शेयर कितने रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें डिविडेंड का कैलकुलेशन करना होता है और डिविडेंड को परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है तो ये परसेंटेज हम लोग फेस वैल्यू के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जो शेयर का ट्रेडिंग प्राइस दिया गया है, मार्केट प्राइस दिया गया है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के पर्पज से दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, जब भी डिविडेंड कैलकुलेशन करना हो, परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस किया गया हो तो उसे फेस वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसे सिंपली आप 5 मल्टीप्लाइड बाई 20% कर देंगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो 5 का जो 20% होगा वो ₹1 निकल के आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ₹1। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए और आपकी स्क्रीन पे सही उत्तर को हाईलाइट भी किया जा चुका है। बाकी ये तीनों के तीनों ऑप्शंस यहाँ पे रॉन्ग है। तो आपको समझ में आया होगा कि परसेंटेज के टर्म में यदि डिविडेंड दिया जाए तो उसका कैलकुलेशन हम लोग फेस वैल्यू के रिस्पेक्ट में करते हैं, ना कि उसके मार्केट प्राइस के रिस्पेक्ट में करते हैं। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न है 12 नंबर। व्हाट डज द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट रिप्रेजेंट इन अ बैलेंस शीट। किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो पहला ऑप्शन है करेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन बी है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये सही बात है कि जिस टाइम पे एसेट्स खरीदे गए थे उस टाइम पे क्या प्राइसेस थे, क्या ओरिजिनल कॉस्ट था और साल दर साल समय अनुसार कैसे वहाँ पे डेप्रिसिएशन होता गया है। तो ये सही उत्तर है कि किसी भी कंपनी में जो बुक वैल्यू बताई जा रही है एसेट्स की वो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी ऑप्शंस को आइए देखते हैं। ऑप्शन सी दिया गया है एक्सपेक्टेड फ्यूचर रीसेल वैल्यू। ये तो खैर कोई बता ही नहीं सकता है कि इन फ्यूचर उन एसेट्स को सेल किया जाएगा तो क्या वैल्यू मिल सकती है और बुक वैल्यू में इसे काउंट नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ ऐसा ही। ऑप्शन डी दिया गया है इंश्योरेंस वैल्यू ऑफ द एसेट। ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर है। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है कि किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट में
जो एसेट की बुक वैल्यू दर्शाई जाती है वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करती है। तो ऑप्शन बी में जो बताया गया है कि एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये इसका सही आंसर है। और आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे इसका सही आंसर हाईलाइट किया जा चुका है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 13, हाउ इज द बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ अ कंपनी कैलकुलेटेड, यानी कि किसी भी कंपनी का यदि बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्या फॉर्मूला लगाया जाएगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन को आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर देंगे तो आपको शेयर का प्राइस पता चलेगा, ना कि बुक वैल्यू पता चलेगा। पर शेयर क्या प्राइस है ये पता चलेगा। ऑप्शन बी दिया गया है, नेट वर्थ ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ये सही बात है। किसी भी कंपनी का जो नेट वर्थ है, ये नेट वर्थ कैसे निकालते हैं, कंपनी के इक्विटी कैपिटल को, कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करके जो वैल्यू आती है उसे हम लोग कंपनी का नेट वर्थ कहते हैं। तो जब हम लोग कंपनी के नेट वर्थ को आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर देते हैं तब हमें मिलता है बुक वैल्यू पर शेयर। तो ये सही उत्तर है। ऑप्शन सी को एक बार देखते हैं, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटीज, ये रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन डी दिया गया है, एडिंग इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व। ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग इक्विटी कैपिटल और रिजर्व को ऐड कर दें तो हमें कंपनी का नेट वर्थ पता चलता है, हमें पूरी कंपनी की बुक वैल्यू पता चलती है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि बुक वैल्यू पर शेयर कैसे कैलकुलेट करना है। तो इक्विटी कैपिटल और रिजर्व को ऐड करके उसे आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है ऑप्शन डी को आप मार्क करके आ जाएं। तो इसीलिए प्रश्न को भी सही से पढ़ना और ऑप्शन को भी सही से पढ़ना बहुत ही आवश्यक है एग्जाम में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। और देखिए आपकी स्क्रीन पे सही उत्तर को हाईलाइट किया जा चुका है कि यदि आप किसी कंपनी के बुक वैल्यू पर शेयर को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको कंपनी के नेट वर्थ को आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करना होगा। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 14 हमसे पूछा जा रहा है, द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ अ कंपनी मे बी डिफरेंट फ्रॉम बुक वैल्यू एंड इज नेवर नोन विद सर्टेनिटी। यह एक ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। और स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि किसी भी कंपनी के पास जो एसेट्स हैं तो उनको सेल करने के बाद जो एक्चुअल वैल्यू रियलाइज की जाएगी दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम बुक वैल्यू, वो बुक वैल्यू से डिफरेंट हो सकता है। एंड इज नेवर नोन विद सर्टेनिटी, और निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता है कि वो अमाउंट क्या होगा, वो फिगर क्या होगा। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। बुक वैल्यू जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है और डिप्रिसिएशन के लिए अलग अलग मेथड्स चलते हैं हमारे यहाँ। तो वो डिपेंड करता है कि कंपनी किस मेथड को फॉलो कर रही है। और जो बुक वैल्यू बताई जाती है वो एक तरीके की किताबी वैल्यू है। रियल लाइफ में हो सकता है कि बुक वैल्यू से एक्स्ट्रा प्राइस भी मिल जाए, बुक वैल्यू से कम प्राइस भी मिले। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट दिया गया है कि बुक वैल्यू के माध्यम से एसेट्स की जो वैल्यू बताई जाती है, जो एक्चुअल वैल्यू है वो उससे डिफरेंट हो सकती है। और वो क्या होगा ये हम लोग सर्टेनिटी के साथ नहीं जान सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। तो यह स्टेटमेंट सत्य है, बिल्कुल ट्रू है। आप लोगों की स्क्रीन पे इसका सही उत्तर हाईलाइट हो चुका है, ऑप्शन ए, दैट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। तो आज का ये आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15, अ कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स लायबिलिटीज डिपेंड्स सोलली ऑन द बुक वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स, यानी किसी कंपनी के ऊपर कर्ज है, कुछ लायबिलिटीज है और उस कर्ज को निपटाने की योग्यता है, एबिलिटी है, वो पूरी की पूरी बुक वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो यह कथन असत्य है। बुक वैल्यू सिर्फ एक किताबी वैल्यू है। जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, जब एक्चुअल में उसे सेल किया जाएगा तो क्या वैल्यू प्राप्त होगी इसका कोई आइडिया नहीं है, इसे सर्टेनिटी के साथ हम लोग नहीं जान सकते हैं। तो ये जो कथन दिया गया है ये असत्य है कि जो भी कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है, अगर कंपनी सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यू को के मदद से ही उन लायबिलिटीज को मीट करना चाहती है तो यह कथन असत्य है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फॉल्स। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पे सही उत्तर को हाईलाइट किया जा चुका।
और साथ ही इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है जो इस तरीके से है। द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मीट इट्स लायबिलिटीज वुड डिपेंड अपॉन द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स। इफ एसेट्स कैन नॉट बी सोल्ड फॉर एटलीस्ट बुक वैल्यू द कंपनी में स्ट्रगल टू रीपे डेट्स। यानी क्या समझ में आया कि किसी कंपनी की एबिलिटी उसकी लायबिलिटीज को मीट करने की या बुक वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू पे डिपेंड करती है। और ये जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो बुक वैल्यू से डिफर हो सकती है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि यह स्टेटमेंट फॉल्स है। अब यहाँ पे जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बनते हैं उसे वन लाइनर में प्रोवाइड किया गया है। तो मैं इसे रीड नहीं करूँगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग स्टडी कर लीजिए। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। तो ये फर्स्ट पेज है, टोटल 3 पेज में मैंने वन लाइनर्स यहाँ पे कलेक्ट किए हुए हैं। ये सेकेंड पेज में भी आप देख सकते हैं कि कुछ वन लाइनर्स दिए एंड दिस इज द थर्ड पेज। तो टोटल 3 पेज में जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उसके रिगार्डिंग सभी समरी को, सभी कॉन्सेप्ट्स को समराइज कर दिया गया है। आप लोग इसे भी जरूर स्टडी कीजिएगा। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आप सभी का समय शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।